दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी तीसरी हार की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि ये तीसरी हार कैसे? दोस्तों याद करिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। एक दिन पहले तक अमेरिका का बयान ये था कि ये पाकिस्तान और भारत की लड़ाई है, हमको कुछ लेना देना नहीं। और शुरू से मैं इस बात को ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो अफगानिस्तान से गए थे तो अपने जितने साजो सामान थे, हथियार थे, साथ तो लेकर गए नहीं थे। और ना ही उन्होंने तालिबान के हवाले किया था, क्योंकि अगर वो तालिबान के हवाले करते तो चीन और रशिया आसानी से उन हथियारों को खरीद लेते और ये समझ लेते कि किस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका के किस हथियार में है। तो ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। तो आफ्टर ऑल वो हथियार गए कहां? वो हथियार सारे शिफ्ट किए गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स थे उसमें उनके गोडाउंस बनाए गए, वेयर हाउसेस बनाए गए, और वहां पे अमेरिकन हथियारों को अमेरिकन फौज की निगरानी में रखा गया। अब ये बात जग जाहिर नहीं थी, लेकिन जैसे ही भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर हमले किए, अचानक अमेरिका बौखला गया। और दोस्तों मैं ये कई बार कह चुका हूं कि अमेरिका इस गलतफहमी में था कि भारत और पाकिस्तान का झगड़ा सिर्फ बॉर्डर तक रहेगा। लेकिन भारत की सेनाओं ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर तक स्ट्राइक किया और ब्रह्मोस ने जाके जिस तरह से तबाही मचाई, उससे अमेरिका के होश उड़ गए और रातों रात उनका स्टैंड बदल गया। और जाके अमेरिका में जो स्टेब्लिशमेंट था उसमें हलचल हुई और आके तुरंत भारत को कहा भैया सीज फायर कर दो। इसके बाद इसराइल और ईरान की लड़ाई हमने देखी। जैसे ही उनको लगा कि ईरान की मिसाइलें इसराइल में तबाही मचा रही हैं, रातों रात सीज फायर का ऐलान किया गया। इसका मतलब यह है दोस्तों, जब भी प्रेसिडेंट बैकफुट पे होते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिस तरह से चाइना ने भी जब रेयर अर्थ के ऊपर बैन लगाया, तो जो अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था चाइना को कि हम आपके ऊपर 200, 300, 400% टैरिफ लगाएंगे, तुरंत नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कभी भी अमेरिका की तरफ से सीज फायर की या समझौते की हड़बड़ दिखे, तो समझ लेना कि अमेरिका के हित खतरे में है। और यही इस समय हो रहा है यूक्रेन में। अचानक रातों रात ये घोषणा करना कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग अलास्का में 15 अगस्त को होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को समझ गए हैं कि यूक्रेन में उनकी हार निश्चित है। अब अमेरिका रशिया से लड़ाई हार गया, समझिए अमेरिका में क्या तबाही मचेगी। स्टॉक मार्केट कोलैप्स होंगे, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस खत्म होगा, कोई अमेरिका को पूछेगा नहीं। तो भागते भूत की लंगोट से ही कुछ भी है, अमेरिका को और अमेरिका की साख को बचाना जरूरी है। इसीलिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलिटी समझ में आई कि देखिए यूक्रेन की लड़ाई हम जीत नहीं सकते, और दोस्तों पहले दिन से जब ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, तब दिल्ली में नॉर्वे की एम्बेसी के अंदर एक मीटिंग थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी। मैं भी उसमें था। तब मैंने जो हमारे मित्र थे यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स और उनके जो काउंसलर्स, तब भी बातों बातों में मैंने कहा था कि आपने बिना मतलब यूक्रेन को मरवा दिया। आप रशिया से जीत नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, इसलिए आपने यूक्रेन को आगे खड़ा कर दिया। और उनका जवाब ये था कि साहब ये तो उनका सोवरेन राइट है, वो अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि एक कमजोर आदमी इतने ताकतवर देश से तभी लड़ सकता है जब उसको ये गलतफहमी हो जाए कि उसके पीछे अमेरिका और यूरोप खड़े हैं और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से यूक्रेन की बर्बादी हुई। अभी जो बर्बादी हुई और उसके बाद जो टोटल डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन लॉस हुआ, प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ, टैलेंट माइग्रेशन हुआ, अगर आप इन सब का हिसाब लगाएंगे तो ये $1 ट्रिलियन से कम नहीं है। मैं बिलियंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ये जाके आंकड़ा बैठेगा 1 ट्रिलियन या उससे ज्यादा।
अब सवाल इस बात का है कि अचानक ये जो समझौता हुआ या जो वार्ता हुई, इसमें क्या होगा? मेरा ये मानना है कि पुतिन साहब तो बहुत क्लियर है कि वो ट्रंप की टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेंगे नहीं, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल मिडिल पाथ निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब तक जेलेंस्की वहां पे राष्ट्रपति हैं यूक्रेन में, तब तक ये समझौता हो नहीं सकता। तो पहला तो ये निर्णय होगा कि अमेरिका ने कोई ऐसा ऑलरेडी कैंडिडेट आइडेंटिफाई कर लिया होगा जो जेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि अभी जो जेलेंस्की वहां के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, जब तक वो वहां हैं पुतिन साहब कोई कंसेशन देने वाले नहीं। और आप देखेंगे कि 15 अगस्त से पहले बहुत तेजी से हमले बढ़ाएगा रशिया, ताकि ये दबाव बढ़ा सके दुनिया पे और अमेरिका पे कि पहले आप इस आदमी को कुर्सी से हटाओ, इसका कोई रिप्लेसमेंट लाओ जो रशिया को और अमेरिका और नाटो को दोनों रूप से विश्वास पात्र हो, लगे कि ये आदमी सेंसिबल है। पहले इस आदमी को आइडेंटिफाई करो और इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद से हटाओ। पहला तो मुझे लगता है कि यह समझौता कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन हो गया होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना खर्चा और इतनी जाने गंवाने के बाद क्या रशिया वापस चला जाएगा? अगर रशिया खाली हाथ वापस चला जाता है तो अपनी जनता को वो क्या जवाब देंगे? पुतिन से जनता ये पूछेगी कि भाई साहब आपने क्या किया? जैसे मूर्खता हमने की थी 71 वॉर में, कि पाकिस्तान की टेरिटरी हमारे कब्जे में थी, फौजी हमारे कब्जे में थे और हमारे राजनेताओं ने मूर्खों जैसा काम किया और बगैर कुछ समझौता किए, बदले में कुछ लिए, अपने हितों को साधे, हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया। क्या ये मूर्खता पुतिन करेगा? मुझे तो नहीं लगता। तो होगा क्या? फिर ये होगा कि साहब जो कब्जे की जमीन आपकी है आप वो रख लो, थोड़ा बहुत खाली कर दो, जो रशियन डोमिनेंट एरिया है या रशिया के सिंपैथी वाले लोग हैं वो टेरिटरी आप रख लो, बाकी खाली कर दो। एक तो मिडिल पाथ ये है, लेकिन यूक्रेन क्या इसको मानेगा? अब सवाल इस बात का है कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं मानेंगे तो राष्ट्रपति को बदलना ही होगा। एक तो रास्ता दोस्तों ये निकल के आता है। दूसरा ये निकल के आता है कि भाई अब नाटो के अंदर हम यूक्रेन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो पूरा झगड़ा वो इसी बात का है कि नाटो के देश और फौजें वो रशिया के बॉर्डर को टच नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन टेक्निकली एक बफर जोन बन जाएगा। तीसरी स्थिति यह है कि अगर ट्रंप इस बात को नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर रशिया की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो यूक्रेन का और नुकसान करेगी, और ऐसा ना हो कि यूक्रेन के पास जो अभी पोर्ट है ओडेसा, वो भी धीरे धीरे रशिया कब्जा कर ले और यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन के रह जाए, जिसकी सारी सप्लाई लाइन सिर्फ लैंड के थ्रू हो। वो यूरोप के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो ट्रेड भी है वो भी यूक्रेन से कम होगा, रिकंस्ट्रक्शन में दिक्कत आएगी, नाटो और अमेरिका का इन्फ्लुएंस यूक्रेन में और कम हो जाएगा। क्या यूक्रेन और नाटो इस स्थिति के लिए तैयार होंगे? मुझे तो नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि पुतिन कुछ शर्तें रखेंगे, ट्रंप साहब को ये मानना पड़ेगा। ये बात अलग है कि ट्रंप साहब उसका भी क्रेडिट लेंगे, क्योंकि जैसे भारत पाकिस्तान के समय वो बार बार कह रहे हैं मैंने युद्ध विराम कराया, मीटिंग के बाद ट्रंप साहब ये बोलना शुरू कर देंगे देखो मैंने पुतिन को समझा दिया कि जैसे मैंने बोला है वैसे करो, नहीं तो आपकी पिटाई भी हो सकती है। स्थिति ये है कि पुतिन स्ट्रेटेजिकली इस बात को बहुत क्लियरली कर देंगे कि अगर टेरिटरी उन्होंने अपने कब्जे में रखी यूक्रेन की, तो ये बात तो क्लियर है कि ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर रशिया कमजोर होता या हारने वाला होता तो उसको टेरिटरी वेकेट करनी होती, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। अब स्थिति यह है कि अचानक ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? जरूरत इसलिए पड़ी कि जो बार बार अमेरिका बोल रहा है कि हम यूक्रेन को और हथियार देंगे, सवाल इस बात का है कि उसके पैसे कौन देगा। इस समय जो यूरोप की आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है।
यूरोप के अंदर भी देशों में बंटवारा हो रहा है, ये कह के कि भाई हम क्यों आंख बंद करके यूक्रेन में पैसा डालें और हम क्यों ट्रंप की बात सुने जब वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है। तो यूरोप डिवाइडेड है, और अगर हमने रशिया पे प्रतिबंध लगाए तो नुकसान तो हमारा है। हमारी गैस वहां से आती है, फर्टिलाइजर वहां से आता है, बहुत कुछ हम वहां से लेते हैं। अगर ये सब बंद हो गया या महंगा हो गया तो इसकी कीमत कौन उठाएगा। तो यूरोप में जो ओपिनियन है वो धीरे धीरे डिवाइड होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये हो रहा है कि जो ट्रंप ने कहा कि आप खर्चा करिए और अमेरिका से हथियार खरीदिए, आज जो स्थिति है, जो रशिया अटैक कर रहा है वो सस्ते ड्रोन से कर रहा है। अब $1000 या $5000 के ड्रोन को गिराने के लिए क्या आप $5 मिलियन की मिसाइल खरीदोगे अमेरिका से? और हथियार का सप्लायर आपके पास कौन है? अल्टीमेटली ये बात यूरोप के देशों को समझ में आ रही है कि जो ट्रंप ने गोली दी है कि आपको 2.5% और अब 5% डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, ये एक्चुअली अमेरिका के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि ये सारा पैसा जाएगा अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को, और लगातार वो महंगे दामों पर ये हथियार बेचेंगे और हमें कुछ मिलना नहीं, क्योंकि रशिया के ड्रोन सस्ते हैं। उसको रोकने का एक ही मात्र तरीका है कि हम महंगी मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करें, जो कि इलॉजिकल है। उसके अलावा इस समय स्थिति ये है कि जो मिसाइल सिस्टम है वो भी इफेक्टिव नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की इंटरनल रिपोर्ट ये कहती है दोस्तों कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन में, ये मात्र 30-35% ही सक्सेसफुल है। और हमने देखा इजराइल वॉर के समय ईरान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके बाद भी करीब 60-70% ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम कारगर था। इसीलिए तो इजराइल के ऊपर मिसाइलें गिरी। अब स्थिति ये है कि अगर हमारे लिए मिसाइल सिस्टम इफेक्टिव है ही नहीं तो हम उस पर पैसा क्यों लगाएं। ये बात धीरे धीरे यूरोपियंस को समझ में आ रही। अब एक ही इलाज बचता है कि इस लड़ाई को रोका जाए। अब कौन रोकेगा? यूरोप की तो बार्गेनिंग पावर है नहीं। ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि वो धीरे धीरे आइसोलेट होते जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक, कि जेलसिंकी को हटाया जाए, उसकी जगह कोई नया बंदा लाया जाए, क्योंकि ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि लड़ाई तो हम जीत नहीं सकते। दूसरा, रशिया को यह मनाया जाए कि आप सीज फायर करिए, जो एरिया आपने अभी कब्जा कर रखा है उसको जब तक फाइनल समझौता नहीं होता आप अपनी फौजों को वहीं रोक दें, तब हम कोई नया रास्ता निकालते हैं। और अगर एक बार सीज फायर हो जाता है और स्टेटस को मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद फिर रशिया वहां से कैसे हटेगा, इतना आसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन की बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया जाएगा, और लॉन्ग टर्म समझौता साल में भी लग हो सकता है, 2 साल में भी, 5 साल में भी। तब तक यूक्रेन पे नेटो का कब्जा नहीं होगा और या नेटो में सम्मिलित नहीं होगा, तब तक रशिया को भी चैन की सांस मिलेगी। उस स्थिति के अंदर क्या नेटो अपने यहाँ पे हथियारों का जखीरा और बढ़ाएगा? अगर ऐसा हुआ तो रशिया के पास भी पूरी मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्री है, क्या वो काम नहीं करेंगे? तो कुल मिला के स्थिति दोस्तों ये है कि ट्रंप को यह समझ में आ गई कि भैया इस लड़ाई को रोको, नहीं तो पूरी दुनिया में फजीयत हो जाएगी कि यूक्रेन बुरी तरह से हार गया, क्योंकि यूक्रेन के पीछे खड़ा था अमेरिका, और अमेरिका के हथियार किसी काम नहीं आए, टेक्नोलॉजी किसी काम नहीं आई, और यूक्रेन अल्टीमेटली हारा। यूक्रेन का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। क्या ट्रंप इस झटके को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाएगी कि उनके हथियार की क्वालिटी आज की दुनिया के हिसाब से आउटडेटेड है? इस बात को समझना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ट्रंप और पुतिन की वार्ता में क्या एजेंडा होगा? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।